मैंने अपने हाथों के अंगूठों की हड्डियों को मश्क करके इतना मजबूत बना लिया था कि मेरे हाथ हथकड़ी से आजाद हो सकते थे। मुझे कैदियों की गाड़ी में बिठाकर कचहरी लाया गया। मेरी हथकड़ी की जंजीर का एक सिरा कांस्टेबल की पेटी से बंधा हुआ था। मुझे गाड़ी से उतारकर जज साहब की अदालत के बाहर बरामदे में बिठा दिया गया। जिस कांस्टेबल की पेटी से मेरी हथकड़ी की जंजीर बंधी हुई थी, उसने ये गलती की कि जंजीर पेटी में से खोलकर हाथ में पकड़ ली। शायद अदालत में इसी तरह पेश किया जाता था। बहरहाल मेरे लिए यह मुफीद साबित हो सकता था। अदालत में किसी केस की समाअत हो रही थी। बरामदे में दूसरे लोग और 2-3 पुलिस वाले भी मौजूद थे। जो हवालदार मुझे साथ लेकर आया था वो अदालत के कमरे में चला गया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ वही एक कांस्टेबल खड़ा था जिसके हाथ में मेरी हथकड़ी थी। यही मेरे फरार का लम्हा था। मैंने अदालतों के बरामदे का जायजा लिया। बरामदे के आगे सामने दरख्तों की मोटरसाइकिल स्टैंड था। मेरे कांस्टेबल के पास राइफल जरूर थी, मगर मुझे मालूम था कि फरार होने के बाद मुझ पर गोली नहीं चलाएगा। हो सकता है वो हवाई फायर कर दे और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। एक सिपाही हवालदार के साथ ही मेरी फाइल लेकर जज साहब के कमरे में गया हुआ था। अगर वो दोनों बाहर आ जाते तो मेरा फरार मुश्किल था। मैंने इस दौरान हाथों को छुपाकर अंगूठों की हड्डियों को मलना शुरू कर दिया था। चंद सेकंड के बाद मेरे दोनों हाथ हथकड़ी से बाहर निकल आए। मैंने हथकड़ी को इस तरह पकड़ रखा था कि मुझे हथकड़ी लगी हुई है। बरामदे में जहां मैं बैठा हुआ था, मुझे कचहरी का वो दरवाजा नजर आ रहा था जहां से रिक्शे वगैरह अंदर आ रहे थे। मैंने एक आदमी को देखा कि वो स्कूटर पर सवार था। उसने स्कूटर स्टैंड के पास आकर स्कूटर को खड़ा कर दिया। स्कूटर का इंजन चलता छोड़कर वो स्टैंड के आदमी के पास आकर बातें करने लगा। मेरे लिए यह सुनहरी मौका था। अपना हाथ मैं हथकड़ी से बाहर निकाल चुका था। मैं आहिस्ता से उठा और फिर एकदम से हथकड़ी फेंक कर स्कूटर की तरफ भागा। पीछे शोर सा मचा, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो न दी। मेरा टारगेट स्कूटर था जिसका इंजन चल रहा था और जो अपने स्टैंड पर खड़ा था। चश्मे-ज़दन में स्कूटर पर बैठा, उसे आगे को धक्का दिया, गियर लगाया और तूफान की तरह उसे चलाते हुए गेट की तरफ रुख कर लिया। पीछे राइफल के 2 फायर हुए। ये हवाई फायर थे, क्योंकि कोई गोली भी न मेरे करीब से गुजरी न मुझे लगी। लोगों का शोर जरूर मचा हुआ था, मगर इतनी देर में मेरा स्कूटर कचहरी की हुदूद से निकलकर लाहौर की एक बड़ी सड़क पर भागा जा रहा था। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, मगर मैं स्कूटर को इधर उधर से घुमाता हुआ बहुत आगे निकल गया। आगे चौक था, जहां से मैंने स्कूटर को बादामी बाग रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर डाल दिया। लाहौर मेरा अपना शहर था। मुझे मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और यह भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। उस जमाने में पुलिस के पास मोबाइल टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। इसकी वजह से आगे पुलिस मेरी नाकाबंदी इतनी जल्दी से नहीं कर सकती थी और पुलिस को यह भी नहीं मालूम था कि मैं किस इलाके की तरफ जा रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे हालात की नज़ाकत का एहसास था और मालूम था कि मेरे पीछे इंडिया की नहीं पाकिस्तान की पुलिस है। मगर लाहौर शहर बहुत बड़ा शहर था, जहाँ मेरे जैसे तरबियत याफ्ता कमांडो को तलाश करना इतना आसान नहीं था। जिस स्कूटर पर मैं जा रहा था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस ने उसके मालिक से स्कूटर स्टैंड पर से अगर मालूम कर लिया होगा तो इस बात का इम्कान था कि किसी भी जगह मेरा स्कूटर चेक हो जाता। चुनाचे मैंने स्कूटर से पीछे छुड़ाने का फैसला करते हुए इकबाल पार्क के करीब एक जगह दरख्त के नीचे झाड़ियों में इस तरह खड़ा कर दिया कि दूर से उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी। मैंने अपनी जेबों को टटोला। जब हम पाकिस्तान में दाखिल हुए थे तो मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी थी जो एक खास जगह पर मैंने पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करवा ली थी। मेरे पास कुल 140 पाकिस्तानी रुपए थे, जिनमें से उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 40 रुपए ही रह गए थे। बाकी पुलिस ने निकाल लिए थे। हो सकता है ये रुपए बतौर जमानत पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हों, मगर अब वो मेरे किसी काम के नहीं थे। मैंने छोटी कंघी से अपने गर्दन तक आए हुए बाल दुरुस्त किए और इकबाल पार्क से होता हुआ बादामी बाग स्टेशन की तरफ चल पड़ा। उस तरफ मैं इसलिए आया था कि जहाँ एक कब्रिस्तान था, जहाँ मेरे वालिद साहब आसूदा खाक थे और जहाँ मैं फातिहा पढ़ना चाहता था। ये छोटा सा कब्रिस्तान रेलवे स्टेशन के करीब ही दूसरी तरफ वाक़ था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल होकर वालिद साहब की कब्र पर आ गया। मैंने सर पर रुमाल बांध लिया और कब्र के पास खड़े होकर फातिहा खानी की और वालिद साहब की रूह की मग़फ़िरत की दुआ के बाद कहा, मियाँ जी, मैंने आपकी वसीयत पर पूरा अमल किया है और जहाद कश्मीर में शामिल होकर काफिरों से लड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ। कश्मीर जब तक भारतीय कब्जे से आज़ाद नहीं हो जाता, मेरी जंग जारी रहेगी। मुझे अजीब हालात में पाकिस्तान आना पड़ गया है। कश्मीर में भारतीय फौजें मुसलमान कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम कर रही हैं, लेकिन कश्मीर का बच्चा बच्चा इस्लाम और आज़ादी कश्मीर के वास्ते मरने के लिए तैयार है। मैं वापस जहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए जा रहा हूँ। अगर जिंदा वापस आ गया तो आपकी कब्र पर ज़रूर फातिहा खानी करूँगा। अगर शहीद हो गया तो आपसे खुदा के दरबार में मुलाकात होगी। बादामी बाग का स्टेशन कब्रिस्तान के करीब ही था। जहाँ से स्टेशन पर खड़ी एक गाड़ी नजर आ रही थी। मैं स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। मालूम हुआ कि यह गाड़ी रावलपिंडी की तरफ जा रही है। मैंने आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करने का प्रोग्राम बनाया था। स्टेशन पर आकर मैंने पिंडी का टिकट लिया और ट्रेन की 3rd क्लास के डिब्बे में बैठ गया। ये ख्याल भी था कि लाहौर से जितनी जल्दी निकल सकता हूँ निकल जाऊँ। ये पैसेंजर ट्रेन थी। जब जेहलम पहुंची तो शाम हो रही थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रास्ते में खैरियत ही रही। पुलिस के सिपाही एक दो स्टेशनों पर नजर आए, मगर मेरी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। गुजर खान का स्टेशन आया तो मैंने प्लेटफॉर्म पर उतरकर दाल रोटी खाई और दोबारा ट्रेन में सवार हो गया। रात के 2-3 बजे के करीब रेलगाड़ी रावलपिंडी पहुंची। उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुंतकिल हो चुका था, मगर अभी इस्लामाबाद इतना गुंजान आबाद और खूबसूरत नहीं था जितना आजकल है। मैं पिंडी से मुजफ्फराबाद की तरफ जाना चाहता था। उस वक्त कोई बस नहीं जा रही थी। बाकी रात पिंडी के मुसाफिर खाने में गुजरी। सुबह हुई तो स्टेशन के साथ एक गली के तनूर पर बैठकर रोटी खाई, चाय पी और मुजफ्फराबाद जाने वाली बसों के अड्डे पर आ गया। मालूम हुआ कि एक लारी अभी अभी गई है। अभी 10 बजे दूसरी लारी चलेगी। 1.5 घंटे का वक्फा था। सोचा लारी अड्डे पर ठहरना मुनासिब नहीं, क्यों ना रावलपिंडी शहर की सैर की जाए। इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत बन जाने की वजह से पिंडी की रौनक और आबादी में इजाफा हो गया था। एक नाले के पुल पर आया तो जहां से इस्लामाबाद की वैगनें जा रही थीं। 8 आने फी सवारी किराया था। मैं एक वैगन में बैठकर इस्लामाबाद आ गया। कुशादा सड़कें, सरसब्ज बाग और इमारतें देखकर तबीयत खुश हो गई। दिल से बेख्तियार दुआ निकली कि या अल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे नाम पर शहीद हो जाने वालों की निशानी है, इसको ताअबद कायम दायम रख। मैं एक मार्केट में आकर सजी हुई खूबसूरत दुकानों को देखता घूम फिर रहा था कि मैंने किताबों की एक दुकान के बाहर कोने में एक थैला पड़ा हुआ देखा। मुझे थैले पर कुछ शक हुआ। मैं उसके करीब चला गया। थैला कपड़े का मैला कुचैला सा था, जिस तरह घरों के नलके वगैरह मुरम्मत करने वालों का होता है। मैं बैठ गया। थैले को खोला तो उसके अंदर कोई चीज स्याह कपड़े में लपेट कर रखी हुई थी। मैंने कपड़ा खोल कर देखा तो मेरा शक दुरुस्त निकला। ये देसी साख्त का बेहद ताकतवर बम था, जिसमें टाइमर भी लगा हुआ था और टाइमर के हिस्से सेकंड की रफ्तार से चल रहे थे। इस बम को 5 मिनट के बाद धमाके से फट जाना था। ये वो जमाना था कि भारत की पाकिस्तान दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के तखरीबकार पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयां कर रहे थे। मैंने बैठे बैठे पीछे की तरफ मुड़कर देखा, फिर बड़े आराम से कपड़े में लिपटे हुए बम को उठाया और मार्केट से बाहर निकलकर एक स्टोर की दीवार के पीछे आकर बम को नाकारा कर दिया। मुझे इस काम का तजुर्बा था। मुझे बम को नाकारा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। टाइमर की घड़ी रुक गई। मैंने बम को एक करीबी नाले में फेंका और ऊपर से होकर मार्केट के सामने एक होटल के बाहर बेंच पर बैठ गया। मैंने चाय की प्याली का ऑर्डर दिया और खामोशी से चाय पीने लगा। मैं थोड़ी देर बाद सामने वाली मार्केट की किताबों की दुकानों की तरफ देख लेता, जहां बम वाला थैला पड़ा था। मुझे यकीन था कि रॉ के एजेंटों की वारदात का तरीकेकार क्या होता है। जब बम मुकर्रर वक्त पर नहीं फटेगा तो उनका खास आदमी यहां आकर थैले को उठाकर ले जाएगा, ये देखने के लिए कि बम में जो खराबी वाक़ हो गई है वो खराबी दोबारा किसी बम में वाक़ ना हो। दूसरे ये कि रॉ के एजेंटों ने जिस आदमी को बम किसी खुफिया जगह पर रखने के लिए खरीदा हुआ था, उसको रकम सिर्फ इसी सूरत में दी जाती थी कि जब बम फट कर तबाही मचा दे। जब 5 मिनट गुजर गए और बम न फटा और जिस नाले में मैंने बम को नाकारा करके फेंका था उस तरफ भी कोई धमाका न हुआ, तो मेरी आंखें उकाब की तरह जायजा लेने लगीं। कोई 10 मिनट के बाद मैंने एक आदमी को देखा कि एक तरफ से आया और बरामदे में किताबों की दुकान के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने शलवार कमीज के ऊपर पुराना ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और सर पर गुलूबंद लपेट रखा था। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर माहौल का जायजा लिया और फिर दुकान के शोकेस के पास जाकर वो थैला उठाया जिसमें अब बम नहीं था। मैंने देखा कि वो आदमी हैरान होकर थैले को खोल कर देख रहा था। फिर उसने थैला वहीं फेंका और तेज कदमों से सड़क पार करके दूसरी तरफ फुटपाथ पर चला गया। मुझे इस आदमी का इंतजार था। मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया। चौक में जाकर एक और आदमी उसके साथ मिल गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात की और फिर एक 3 स्टार होटल के अकब में आ गए, जहां एक पुरानी टोयोटा गाड़ी खड़ी थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अकबी सड़क से होकर होटल के बड़े गेट की तरफ बढ़ी। मैं इन लोगों के ताकुब में था। मैं गेट की तरफ दौड़ा। वहां खाली टैक्सियां खड़ी थीं। मैं एक टैक्सी में घुस गया और ड्राइवर से कहा, मैं पुलिस इंटेलिजेंस का आदमी हूँ, इस टोयोटा गाड़ी का पीछा करो, ख्याल रखना नजरों से ओझल ना हो। टैक्सी ड्राइवर भी कोई एडवेंचरस नौजवान था। कहने लगा, फिक्र न करें साहब, और उसने टैक्सी टोयोटा कार के पीछे लगा दी। ये वो जमाना था कि अभी सड़कों पर इतना रश नहीं होता था। खास तौर पर पिंडी इस्लामाबाद वाली कुशादा सड़क तकरीबन खाली खाली होती थी। ड्राइवर ने टोयोटा कार टैक्सी के दरमियान मुनासिब फासला रखा हुआ था। टोयोटा कार पिंडी की तरफ जा रही थी। कार में दोनों तकरीबकार ही बैठे थे। इनमें से एक कार चला रहा था। मरी रोड पर आकर टोयोटा कार पक्की सड़क पर से उतरकर एक कच्ची सड़क पर हो गई, जहां आगे एक पुरानी बस्ती के मकानात और दुकानें थीं। कार एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक लो। उसने टैक्सी एक मकान की ओट में करके खड़ी कर दी। मैं टैक्सी से उतर गया। मैंने टैक्सी का बिल अदा किया और उसे कहा, यहाँ 2 मिनट तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं 2 मिनट तक न आया तो चले जाना। टैक्सी ड्राइवर फिल्मी हीरो की तरह बोला, ओके साहब, कोई फिक्र नहीं।
मैंने देखा कि टोयोटा गाड़ी में से दोनों तखरीबकार निकलकर बस्ती की एक गली में दाखिल हो गए हैं। थोड़ा फासला रखकर मैं भी उनके पीछे गली में दाखिल हो गया। गली में 2-4 दुकानें और चाय का एक होटल था। 2-3 आदमी आ जा रहे थे। दोनों तखरीबकार गली में से गुजरते हुए बाएं तरफ घूम गए। मैं गली के मोड़ पर आया तो देखा कि जहां गली खत्म होती थी वहां आगे 2-3 खेत थे। खेत के पीछे मिट्टी का ऊंचा टिब्बा था। दोनों आदमी खेतों में जा रहे थे। फिर वो मिट्टी के ऊंचे टिब्बे के अकब में मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं बड़ी एहतियात से चलता हुआ टिब्बे की ओट में आ गया। टिब्बे की दूसरी तरफ एक बोसीदा 4 दीवारी थी। दोनों उस 4 दीवारी के अंदर चले गए। मैं टिब्बे की दूसरी तरफ से निकलकर 4 दीवारी के पीछे आ गया। 4 दीवारी के अंदर जो एक क्वार्टर नुमा खस्ता सा मकान था, जिसकी पिछली दीवार की खिड़की एक गहरी खाई की जानिब बनी हुई थी। खिड़की बंद थी। जहां खिड़की के नीचे मकान की अकबी दीवार के साथ गहरी खाई का किनारा एक पतली सी पगडंडी की शक्ल में दूसरी तरफ निकल गया था। इसी पगडंडी पर मकानों का कूड़ा करकट फैला हुआ था। मैं पगडंडी पर चलता हुआ मकान की बंद खिड़की के नीचे आकर बैठ गया। मेरे नीचे गहरी खाई थी जिसमें जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं और कूड़ा करकट इधर उधर बिखरा हुआ था। मुझे यकीन था कि अगर इस मकान का यही एक कमरा है और दोनों तकरीबकार इसी कमरे में गए हैं। मैंने गर्दन उठाकर बंद खिड़की को गौर से देखा। खिड़की के पट बंद थे। मैं उठ खड़ा हुआ। खिड़की अब मेरे बराबर थी। मैंने खिड़की के साथ कान लगा दिया। अंदर से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? थैले में से बम कौन निकाल कर ले जा सकता है? तुमने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। दूसरे आदमी ने तल्ख लहजे में कहा, मैं वहां ज्यादा देर कैसे रुक सकता था? किसी को शक पड़ जाता तो मैं वहीं पकड़ दिया जाता। पहले आदमी की आवाज आई, चीफ को भी पता चल गया होगा कि मार्केट में धमाका नहीं हुआ। जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हमें अमृतसर वापस भेज दिया जाएगा और न सिर्फ ये कि हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि हमें नौकरी से भी जवाब मिल जाएगा। सारी स्कीम का बेड़ा गर्क हो गया है। समझ में नहीं आता कि थैले में से बम कौन निकाल कर ले गया। आखिर तुमने वहां दूर खड़े होकर थैले की निगरानी क्यों नहीं की? ये तुम्हारी ड्यूटी थी। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, मैं सामने वाले सिनेमा घर के पास खड़ा था। बस 2-3 मिनट के लिए सिनेमा के वॉशरूम में चला गया। पहले आदमी ने उसे डांट कर कहा, बकवास बंद करो। अब जो होगा उसे हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। चीफ से रात को मुलाकात होगी। भगवान हम दोनों की रक्षा करे। मुझे तो बेड़ा गर्क होता नजर आ रहा है। वो दोनों जिस जबान में बातें कर रहे थे वो पोठोहार की पंजाबी नहीं थी। वो अमृतसर के हिंदुओं की पंजाबी जबान बोल रहे थे। मैं इस जबान के लहजे से वाकिफ था। पहले आदमी ने झल्लाते हुए कहा, चीफ कितने बजे होटल में आएगा? दूसरे आदमी ने मरी हुई आवाज में कहा, तुम आदमी हो कि जानवर? तुम्हें किसने पास करके अमृतसर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा था? तुम्हें इतना भी याद नहीं कि चीफ हमेशा रात के 12 बजे के बाद अपने होटल में मुलाकात करता है? दूसरे आदमी ने कहा, जी भैया याद है। बारगला होटल रावलपिंडी में है और कमरा नंबर 7 है। भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम ये सब कुछ नहीं भूले। अब यहाँ से निकलो। शहर में जाकर कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी है। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। फिर कमरे का दरवाजा बंद करने और ताला लगाने की आवाजें सुनाई दी। मैं कमरे की अकबी दीवार के साथ लगकर खिसकता हुआ उस जगह आ गया जहां दीवार खत्म हो जाती थी। मैंने सर जरा सा निकाल कर देखा। दोनों तकरीबकार खेत में से गुजर कर वापस जा रहे थे। मुझे उनका पीछा करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे रात को रावलपिंडी के मारगला होटल में पहुंचना था। मैं पुलिस को इसलिए इत्तला नहीं देना चाहता था जिस तरह सिर्फ 3 तकरीबकार ही पकड़े जाते। मैं अपने तौर पर यह मालूम करना चाहता था कि भारत के इन दहशतगर्दों के दूसरे साथी पाकिस्तान में किस किस शहर में फैले हुए हैं, ताकि इन सब को ठिकाने लगाया जा सके। ये बात जाहिर हो गई थी कि ये दोनों हिंदू हैं। इनका ताल्लुक भारत की एक तकरीबकार एजेंसी से है जिन्हें भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए भेजती है, और इनका ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर में है जहां इन लोगों को दहशतगर्दी और तकरीबकारी की ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान में भेजा जाता है। मैं पाकिस्तान में भी इन वतन दुश्मन तकरीबकारों के असल ठिकाने का पता चलाना चाहता था और ये भी मालूम करना चाहता था कि अमृतसर में किस जगह इन लोगों को पाकिस्तान में धमाके करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वापस मकबूजा कश्मीर जाते हुए मैं इस तकरीबकारी के मरकज़ को ही धमाके से उड़ा दूं। और इसका पता मुझे उनके चीफ बॉस की गुफ्तगू सुनकर लग सकता था। जब दोनों हिंदू तकरीबकार बस्ती में नज़रों से उजल हो गए तो मैं भी वहां से वापस चल पड़ा। दिन का बाकी हिस्सा मैंने पिंडी में ही एक जगह रूपोश होकर गुजार दिया। रात को पहला शो देखने एक सिनेमा हाउस में घुस गया। रात के 9:15 बजे शो खत्म हुआ तो कुछ वक्त राजा बाजार के एक होटल में खाना खाते और चाय पीते हुए गुजार दिया। मारगला होटल में भारतीय दहशतगर्दों की अपने चीफ से मुलाकात रात 12 बजे के बाद कमरा नंबर 7 में होनी थी। जब रात के 11-11:15 बजे का टाइम हो गया तो मैं राजा बाजार से निकलकर मारगला होटल का पता पूछकर उस तरफ रवाना हो गया। मुझे यकीन था कि इन दोनों तकरीबकारों का चीफ भारतीय हिंदू होगा जिसका ताल्लुक मशरकी पंजाब की इंटेलिजेंस पुलिस की खुसूसी ब्रांच से होगा। कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता था। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल था। बाकी चीफ को देखकर और उसकी बातें सुनने के बाद ही सही बात का इल्म हो सकता था।
जिस मिशन पर मैं जा रहा था वो मुझे बेहद मुश्किल और दुश्वार लग रहा था। इसकी वजह यह थी कि चीफ होटल में ठहरा हुआ था। दोनों तक़रीबकार उसके कमरे में ही मुलाकात करने वाले थे। मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं उस होटल की कमरे के अंदर छुपकर या किसी दूसरे तरीके से इन लोगों की बातें सुन सकता।